नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और स्वागत है आपका 2020 सीरीज रामबाण क्लासेस। शानदार क्लासेस है। हिंदी साहित्य की संपूर्ण कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो पहले से यूट्यूब पर हमने बनाकर रखी है। एक बार दोबारा चाहते थे नए स्टूडेंट्स की, सर हम दोबारा एक बार जो है वो कोर्स पूरा हो जाए, ऐसा कुछ फंडा लाया जाए। और ये जो क्लासेस स्टार्ट की, आप लोगों को बहुत रास आ रही है। बहुत बहुत अभिनंदन। पूरे राजस्थान में यूं मान लीजिए जो भी राजस्थान के अच्छे टीचर्स हैं, जो भी ऑफलाइन कोचिंग चाहे कोई कहीं भी कर रहा हो, लेकिन इन क्लासेस को वो जरूर देख रहा है और आने वाले समय में जरूर देखेगा, क्योंकि ये क्लासेस निश्चित रूप से कुछ नयापन लेकर आई है, कुछ नवाचार है जो चाय की चुस्की के साथ साथ पूरा सिलेबस रिवीजन करवा देगी और पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरह से सुबह सुबह चाय अनिवार्य सी हो रखी है कई लोगों के लिए, कुछ लोग नहीं पीते हैं वो मानता हूं, उसी तरह से ये क्लासेस भी बहुत अनिवार्य हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं गवाए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग क्लास देखने के बाद गांव वाँव जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। चलिए, तो पहला ही प्रश्न है, स्वयंभू के ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन से, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो स्वयंभू का है। ये पैटर्न आरपीएससी का है और आजकल ये पैटर्न चल रहा है। ये बहुत कठिन प्रश्नों में से, इस टाइप के क्वेश्चन कठिन प्रश्न माने जाते हैं। चलिए, तो देखिए आपके समक्ष पौम चरियो, स्वयंभू छंद, रिठे रिठनेमी चरियो, जय कुमार चरियो, इनमें से कौन से जो हैं वो स्वयंभू के ग्रंथ हैं। तो आप कहोगे सर स्वयंभू के ग्रंथ, देखिए सर हमें बाकी ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये जय कुमार चरित नहीं। पहली बात तो ये क्या है, जस हर चरियु है। क्या है? जस हर चरियु। जस हर चरियु यानी यशधर। जस हर यानी यशधर है। किसने लिखा था ये पुष्यदंत ने। ये पुष्यदंत का ग्रंथ है। पुष्यदंत जिसका समय 7वीं शताब्दी मानते हैं सेंगर, शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि पुष्य इसका समय 7वीं है, जबकि 9वीं शताब्दी मानते हैं एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहते हैं इनका समय 9वीं है, जबकि 10वीं शताब्दी जो है वो सर्वमान्य रूप से इसका समय जो है वो मानी जाती है 10वीं शताब्दी। ये वही पुष्यदंत है जिन्होंने महापुराण जैसा ग्रंथ भी लिखा था। हम बात करें पौम पौमचर्यु। पौमचर्यु जिसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैनी रामायण भी कहा जाता है। इसे आप कहो तो इसे अपभ्रंश अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है। इसकी भाषा निश्चित रूप से अपभ्रंश है, लेकिन इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को स्वयं अपनी भाषा को क्या कहा है? अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? कि मेरी भाषा तो कैसी भाषा है? देसी भाषा है। इन्होंने स्वयं अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा कहकर पुकारा है। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही, यूं मान लीजिए, कड़वक पद्धति जो स्वयंभू हैं, जो कड़वक पद्धति जिसमें 5 से 7 चौपाई के बाद एक दोहा होता है, वो कड़वक पद्धति सबसे पहले इन्होंने ही अपनाई थी। ठीक है। इस पौमचर्यु में 83 प्लस 9 संधियां हैं और इसमें 5 कांड हैं। कितने कांड हैं? इसमें 5 कांड देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम रिठ्ठनेमी चर्यु, तो ध्यान रखें इस रचना को हरिवंश पुराण नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये अलग है, लेकिन ये अलग नहीं है। रिठ्ठनेमी चर्यु को ही हरिवंश पुराण नाम से जाना जाता है। तो आनंद आएगा पढ़ने में, बहुत से प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी, अच्छा लगेगा। जैसे देखिए, सिद्धों और योगियों, अगला प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन ही वास्तविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। इनके जीवन का संबंध वास्तविक अनुभूतियों और दशाओं से इनके जीवन का संबंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखी जाती। इतना सा सुनते भर में आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि सर इसमें तो रामचंद्र शुक्ल है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कि जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य जो है वो आदिकालीन साहित्य में इसको शामिल नहीं किया जाता। नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल इसे फुटकल रचनाएं या फिर स्वतंत्र साहित्य में शामिल करते हैं। इसे नाथ सिद्ध जैन, ये जो नाथों का साहित्य है, नाथ सिद्ध है ना, सिद्ध और जैन, इन तीनों के साहित्य को
धार्मिक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धार्मिक साहित्य कहा है ना। मूल साहित्य रामचंद्र शुक्ल ने, मूल साहित्य ARC ने रासो साहित्य को ही माना है। बोला कि मूल साहित्य तो क्या है? रासो साहित्य ही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल का समय क्या माना है? भक्ति काल जिसे भक्ति काल को भक्ति काल सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल को लोक जागरण, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को लोक जागरण का काल, लोक जागरण का काल, लोक जागरण का काल किसने कहकर पुकारा? राम विलास शर्मा ने। किसने कहकर पुकारा? राम विलास शर्मा ने इन्हें लोक जागरण का काल कहा। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? आप सभी जानते हैं, ग्रियर्सन ने इसे जो है स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। राम कुमार वर्मा की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये पुस्तक राम कुमार वर्मा की है। 1938 ईस्वी इसका समय है। इसे दो भागों में प्रकाशन करवाना तय हुआ, लेकिन इसका केवल प्रथम भाग जो कि भक्ति काल तक है, प्रथम भाग जो है भक्ति काल तक प्रकाशित हो पाया था। केवल भक्ति काल प्रकाशित हो पाया था प्रथम भाग। इसमें 7 प्रकरण हैं। क्या है इसमें? इसमें 7 प्रकरण हैं। इसके प्रथम भाग में 7 प्रकरण हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये राम कुमार वर्मा अपने इसी ग्रंथ में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। इसी ग्रंथ में इन्होंने इसका समय क्या माना है? 1375 से 1700 जो विक्रम संवत है, ये इसका समय माना गया है। ये ईस्वी में है, ये विक्रम संवत में। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लेते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक मानने के संदर्भ में जो विद्वान हैं वो कौन है? रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति किसने मानी है? 2014 सेकंड ग्रेड या 16 सेकंड ग्रेड में पूछा था, 14 में पूछा था। रासक, तो उन्होंने क्रम पूछा था, रासक, रास और फिर रासा और फिर रासो, फिर है लास्ट में है रासो। ये इसका क्रम है। ये क्रम माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हाँ, इसका जो समय है रासक, रासा, रासो। तो जो आचार्य श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल इन दोनों ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है ना। उसके बाद है द्वारिका प्रसाद सक्सेना। क्या है? द्वारिका, और द्वारिका प्रसाद के साथ एक आदमी और ऐड कर लो, हर प्रसाद शास्त्री। ये हर प्रसाद शास्त्री, इन दोनों ने, अब देखिए द्वारिका प्रसाद, इन दोनों ने माना है राजयश, रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी है। उसके बाद लेते हैं ARC, वो मानते हैं रसायन, नाल है रसायन आरंभई, है ना, दोहे के साथ रसायन से मानते हैं। जबकि गारसा दत्तासी से पूछा कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो आप इस शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? उन्होंने कहा मैं तो मानूंगा राजसु। तो दशरथ शर्मा से पूछा, दशरथ शर्मा से जब पूछा तो उन्होंने माना कि रास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और HPD हो गए, तासी हो गए। इसके अलावा चंद्रबली जो चंद्रबली पांडे, ये भी कहीं ना कहीं रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। चंद्रबली पांडे, HPD जो चंद्रबली पांडे, HPD जो रासक से मानते हैं ना, चंद्रबली पांडे भी जो है
वो रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ARC जो हैं वो ARC रसायन से मानते हैं, ठीक है। चंद्रवली पांडे और एक विद्वान और है जिसका नाम है विश्व प्रसाद, ये हो गया चंद्र, ठीक है। एक और दे देता हूं यहाँ पे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं, चंद्रवली पांडे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति कब से हुई थी, रासक, सॉरी, इसकी उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई थी, रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो काशी, श्याम भी काशी गए थे, ये रहस्य की बात थी। द्वारिका में प्रसाद हर किसी को मिलेगा, द्वारिका में प्रसाद हर को प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद में राजभोग नहीं राज यश मिलेगा, राजभोग नहीं राज यश मिलेगा। ARC ने रसायन से मानी है, तासी ने राजसु से मानी है, दशरथ शर्मा ने रास शब्द से मानी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चंद्रवली पांडे ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्न में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है, ये पूछ रहा है, इनमें से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए, आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, कृष्ण लीला का चित्रण, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव वर्णन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर होगा कृष्ण लीला का चित्रण। वीर गाथा काल, सबसे पहले वीर गाथा काल जो कहा था आप सब जानते हैं, वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये साहित्य जो है मोस्टली चारण कवियों द्वारा लिखा गया था, और उन्होंने डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का प्रयोग, डिंगल और पिंगल दोनों भाषा शैलियों का प्रयोग किया है। यहां पर ऐतिहासिकता तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऐतिहासिकता के साथ आपको कल्पना भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका अधिकांश साहित्य जो है वो अर्ध प्रमाणिक है। अधिकांश साहित्य देखा जाए ना तो वो अर्ध प्रमाणिक है, जबकि कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि अधिकांश साहित्य जो है वो अप्रमाणिक है। क्या है? अप्रमाणिक मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान आप किसका मानते हैं? बताइए। देखिए, सबसे ऊंचा स्थान आप लोग किसका मानते हैं? सरहपा, सबरपा, कुकुरिप्पा और लुइप्पा। ये इंपॉर्टेंट, देखो मैं भी जानता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सरल क्वेश्चन में जो 4 सरल ऑप्शन है उनके बारे में आपको कितना पता है। जिस भी अभ्यर्थी को उन चारों ऑप्शन की व्याख्या आती है, केवल हम एक ऑब्जेक्टिव किताब मार्केट से ले आते हैं, व्याख्या नीचे होती है, पढ़ते रहते तो वो किताब तो न जाने कितने लोग ले जाते हैं, लेकिन वो उसमें जो लिखा है वो अपने को याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी। बात करें 84 सबसे ऊंचा स्थान, तो सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, आप सबने उत्तर दे दिया होगा, लुइपा। आप जानते हैं लुइपा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात लुइपा के बारे में क्या है? इनका समय जो है 773 ईस्वी, इनका समय माना जाता है 773 ईस्वी। जैसे राहुल साकृत्यायन ने, वैसे इनका समय 740 से 769 ईस्वी है, 769 ईस्वी है। और राहुल साकृत्यायन जो है, ये समय जो माना है वो राहुल साकृत्यायन ने माना है 769। साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन कहता है इनका समय जो है वो 769 है। हम बात कर रहे हैं लुइपा 773 ईस्वी। इनके ग्रंथ का नाम है चर्य विनिश्चय। सर, इनका ऊंचा स्थान क्यों माना जाता है? वास्तव में ऊंचा स्थान माना जाएगा क्योंकि उड़ीसा का राजा और मंत्री जो है, इनके राजा और मंत्री ने भी जो है वो इनके शिष्य बन गए थे, मतलब इनके उपदेशों को सुनकर इनके शिष्य बने थे, इसलिए वास्तव में ऊंचा स्थान तो होना ही चाहिए, ठीक है। इनकी रचना केवल चर्य विनिश्चय नहीं है, बल्कि आपको बता दूं एक अभिसमय विभाग नाम से इनकी एक रचना
और भी मानी जाती है। इसके अलावा इनकी एक रचना और भी मानी जाती है, बुद्धोदय। बुद्धोदय और अभिसमय विभाग, ये दोनों रचनाएं भी इसी जो लुईपा की मानी जाती है। फिर बात करते हैं अपने कुकुरिप्पा की। देखते हैं कुकुरिप्पा में क्या है। तो कुकुरिप्पा में आप ध्यान रखो, एक ही चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कुकुरिप्पा की, कि कुकुरिप्पा के गुरु का नाम था चरपटिया। ये चरपटिया जो है इनके गुरु थे, चरपटिया जो है वो इनके गुरु थे। कुकुरिप्पा जिन्होंने 16 ग्रंथ लिखे थे, कितने लिखे थे? कुकुरिप्पा जिन्होंने 16, उन 16 में से प्रसिद्ध था योग भावनोपदेश। योग भावनोपदेश, योग भावनोपदेश। तो उन जो 16 ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ था योग भावनोपदेश। ठीक है, बात करते हैं अपन सरहपा की। सरहपा का समय 740 से 769 माना जाता है, और राहुल साकृत्य ने ही इनका समय 769 माना है। सरहपा की जो रचनाएं, अगर हम रचनाओं की बात करें कि सरहपा की कौन कौन सी रचनाएं होगी, तो अच्छा पहले इनके नाम देखो। आप जानते हैं इनका नाम जो है राहुल, भद्र, ठीक है, सरोज वज्र, सरोज व्रज, ठीक है, और एक और सरोज वज्र हो गया, सरोरुह, ये इनके नाम हैं। क्योंकि और इनकी प्रसिद्ध रचना जिसे बोलते हैं वो है दोहा कोश। इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। लेकिन क्या जैसे इनकी अभिसमय विभाग है, बुद्धोदय है, वैसे इनकी भी क्या और कोई रचना थी या नहीं थी? बिल्कुल, इनकी प्रसिद्ध रचना एक और बता देता हूं, कालकोश। कालकोश ये भी इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है। मैं दोबारा साफ लिखता हूं थोड़ा सा। कालकोश क्या है? कालकोश, कालकोश नाम से भी इनकी एक रचना मानी जाती है। इसके अलावा क्या इनकी कोई और रचना है? बिल्कुल, इनकी एक रचना है अमृत वज्र गीति। क्या है इनकी रचना? एक अमृत वज्र गीति, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इनके बारे में और सर क्या खास बात है? ये सहजिया संप्रदाय, सहजिया जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? यही अपने जो विद्वान हैं सरहपा। ठीक है, और तो बाकी इसमें क्या याद रखोगे, सबरपा रह जाते हैं। लेकिन सबरपा, हाँ सबरपा को थोड़ा सा अपन लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। सबरपा के बारे में इतना याद रखो, सबरपा सबरों की सी वेशभूषा रखने के कारण इनका नाम पड़ा सबरपा। 780 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और इनके प्रमुख ग्रंथ याद करो सीधा, कि एक तो है चर्यापद, एक है चर्यापद, एक है महामुद्रा वज्र गीति, महामुद्रा वज्र गीति, और यहीं से एक नाम और उठा लो, महामुद्रा वज्र गीति वज्र योगिनी साधना, वज्र योगिनी साधना, महामुद्रा वज्र गीति वज्र योगिनी साधना, महामुद्रा वज्र गीति वज्र योगिनी साधना, चर्यापद महामुद्रा वज्र गीति वज्र योगिनी साधना। सबरपा को 780 ईस्वी समय है, लुईपा का 773 है, सरहपा का 740 है, कुकुरिप्पा का समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चरपटिया इनके गुरु हैं, 16 ग्रंथ लिखे थे। योग भावनोपदेश इनकी जो है प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। आगे चलते हैं, संगोपता नेम का संबंध किस स्थान से है? सिंपल से पूछ लिया, किस स्थान से की बजाय पूछना चाहिए किस रासों से है। तो किस रासों से है पूछा जाएगा तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पृथ्वीराज रासों की बात हो रही है। पृथ्वीराज रासो जिसमें 69 सर्ग है, पृथ्वीराज रासो जिसमें 68 प्रकार के छंद हैं, 68 प्रकार के छंद हैं। इसी कारण इसे छंदों का राजा कहा जाता है, छंदों का राजा कहा जाता है ना। और इसमें भी इनका प्रिय छंद जो है वो है छप्पय छंद है इनका प्रिय। और प्रिय अलंकार कौन से हैं? अनुप्रास और यमक इनके प्रिय अलंकार हैं। ठीक है, प्रिय अलंकार है, अनुप्रास और यमक हैं। 69 सर्ग हो गए, 68 प्रकार के छंद हो गए। नामवर सिंह ने इस पृथ्वीराज रासों को कथानक रूढ़ियों का कोश कहा है। क्या कहा है? कि ये तो कथानक रूढ़ियों का कोश है, कथानक रूढ़ियों का कोश है। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है।
जबकि मैं आपको अगला नाम बता देता हूं, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? विशाल घटनाकोश, विशाल घटनाकोश कहकर पुकारा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, और नामवर सिंह, बस ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने विशाल घटनाकोश, आगे और देख लेंगे कोई आएगा तो। 12 वर्ष रो कुकर जियर, 13 रो जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन रो धिक्कार। ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तो बिल्कुल ये पंक्ति तो आपको देखते ही पता लग गई कि ये पंक्ति उस ग्रंथ की है जिस ग्रंथ को जितना जपो 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 जपते रहो, इसीलिए जगनिक का ग्रंथ है परमाल रासो। परमाल रासो, ये परमाल रासो की उक्ति है। 12 वर्ष रो कुकर जिए, 13 रो जिए सिया। परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप ध्यान रखो 1230 विक्रम संवत, पहले तो ध्यान रखना, कितना याद रखोगे? 1230 विक्रम संवत, परमाल रासो 1200। इसमें कहते हैं कि वीर रस है, बिल्कुल वीर रस है। हाँ, श्रृंगारिकता मतलब श्रृंगार रस की थोड़ी सी रसिकता एक जगह देखने को मिलती है, और वो मिलती है जब उदल का वर्णन होता है। आला और उदल है ना, तो उदल का वर्णन करते समय कुछ रसिकता यानी कुछ श्रृंगार, कुछ रसिकता जो है वो आ जाती है, रसिकता आती है इसी ग्रंथ में। उदल का वर्णन करते समय कुछ रसिकता आ जाती है, लेकिन वैसे ये पूर्णतः वीर रस की रचना है। ये एक गेय काव्य है। कैसा काव्य है? अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। और वो भी कब कब गाया जाता है? आषाढ़ और जो है श्रावण मास, यानी मैं इसे कह दूं कि ये वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला एक काव्य है, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला काव्य। उदल की इसमें रसिकता का वर्णन हो गया। ठीक है, और परमाल रसो 1230 विक्रम संवत, बस ठीक है। अब बात आती है, देखो इसमें खास बात और भी है, खास बात और भी है। वो क्या है? ऑफलाइन में पढ़ाते समय मेरे ध्यान में आया था कि वीर रस है, मगर ये है पिंगल शैली में। ये थोड़ा सा एक विचित्र है। अब विद्वानों के कारण है, क्यों कहा है इस पर, तो वीर रस लेकिन पिंगल शैली है, डिंगल यहां नाम नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। हम बात कर रहे हैं कि ये प्रमाणिक किसने माना था। हम यहाँ ये जाली वाली की बात नहीं कर रहे, हम तो ये मानते हैं कि इसको प्रमाणिक किसने माना था। अब सर प्रमाणिक मुनिजन विजय ने माना, रामचंद्र शुक्ल ने माना, मोतीलाल मेनारी ने माना, या किसने माना? तो अब कितना याद करोगे? बहुत से विद्वान हैं, लेकिन प्रमाणिक मानने की एक जो ट्रिक है, अगर आप वो ट्रिक याद कर लो तो शायद आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रिक इस प्रकार से है कि कर्नल श्याम सुंदर, ध्यान से सुनते जाना जो नए हैं, कर्नल श्याम सुंदर, कर्नल प्रमाणिक मानने की ट्रिक है, कर्नल श्याम सुंदर, हाँ, मोहन के साथ, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने, कर्नल श्याम सुंदर मोहन के साथ दशरथ से मिलने अयोध्या गए। कहां गए? अयोध्या गए। तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। तभी जॉर्ज बंधु नगेंद्र से मथुरा में मिले। अब आप आराम से यहां पर जो है वो पता कर सकते हो कि किस किस ने जो है इसको प्रमाणिक माना है ना? किस किस ने प्रमाणिक माना है डॉक्टर नगेंद्र मथुरा? तो यहां पे इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर नगेंद्र है, कर्नल जेम्स टॉड है, श्याम सुंदर है, मोहन अवस्थी है, दशरथ शर्मा है, अयोध्या प्रसाद है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, मिश्र बंधु है, नगेंद्र है, मथुरा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं इसको प्रमाणिक मानते हैं, और अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में अगर 1000 मुनि सुने तो जो है अर्ध प्रमाणिक है। अगर चंद नहटा, ये अगरचंद नहटा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है अगरचंद नहटा। सर कैसे इंपॉर्टेंट है? जो पृथ्वीराज रासो के
जो 4 रूपांतरण मिलते हैं, वृहदतम, जो वृहद, मध्यम, लघु, लघुत्तम, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? बोला सर सबसे छोटा लघुत्तम। कितने छंद हैं? बोला 1300 छंद हैं। उस 1300 छंद को सबसे, उसमें कोई भी अध्याय नहीं है, उन 1300 छंदों में कोई भी अध्याय नहीं है, और उनको दशरथ शर्मा ने मूल रासो स्वीकार किया है, लेकिन उसको खोजने का काम तो अगरचंद नाहटा ने किया था, जिसको आज तक इग्नोर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी अगरचंद नाहटा। अगर हजार मुनि सुने तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर हजार मुनि, मुनि जिन विजय, ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, मुनि जिन विजय सुने तो सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, ये जो हैं, ये जो हैं, ये चारों के चारों विद्वान कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक है, और बाकी बचे जो अप्रमाणिक। सर अप्रमाणिक क्या है? गौरी देवी ने, मेरे अप्रमाणिक वाली दिमाग से स्लिप हो गई। गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई, इस तरह। सबसे पहले डॉक्टर गौरी देवी ने शुक्ल को मुरारी की दुकान से मोती श्याम की माला पहनाई। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने का कार्य किसने किया था? जल्द ही हम इसका उत्तर बताएंगे। पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम संस्करण के संदर्भ में संगत नहीं है। क्या पूछ लिया? कि ये लघुत्तम संस्करण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो संगत नहीं है? इस संस्करण में 1300 छंद हैं, क्या संगत नहीं है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो बिल्कुल 1300 छंद तो है। दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो माना, ये भी सही है, ये भी सही है। इस संस्करण में 3500 छंद व 19 सर्ग है। ये साहब लघु सर्ग की बात कर रहे हो आप? यह सबसे प्रचलित संस्करण रहा है, बिल्कुल ये प्रचलित रहा है। इसका मतलब जो संगत नहीं है वो कथन है सी। आइए आगे चलते हैं। बिल्कुल अपनी जो बुक है उसमें इस तरह के तथ्य है, जो अगरचंद नाहटा वाली बात मैंने आपको बताई, इस तरह के बुक्स जो तथ्य हैं वो आपको बिल्कुल बताए गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से इस बुक को जल्दी ही मैं हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है उसमें मैं करवाना स्टार्ट करूंगा। आपने अब तक अगर ये बुक नहीं परचेज की है तो अपने आसपास जो भी दुकान है वहां जाएं, कवर दिखाएं, उस कवर के पीछे बीआरसी पब्लिकेशन लिखा हुआ है, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखा है। आप बताएं, किताब लें और निश्चित रूप से फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी किताब, बिल्कुल मैं चाहता हूं स्टूडेंट जो हैं वो किताब को बहुत प्यार दे रहे हैं, और अब मतलब अभी तक डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पता लग रहा है कि स्टूडेंट्स वास्तव में इस किताब को कितना, और कुछ वीडियोज मैं शेयर कर रहा हूँ, शॉर्ट्स बना बना के भेज रहे हैं, उनको सल्यूट करता हूँ। सुनील ने बहुत अच्छा शॉर्ट बनाया कल वाला, मुझे बड़ी हंसी आई, अच्छा लगा। चलिए, तो इसी तरह के शॉर्ट्स हैं, अच्छी किताब है, निश्चित रूप से लीजिए। कुछ कमियां हैं मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उसको करेक्शन भी आपको करवाऊंगा, इसीलिए मैं पूरी किताब को खुद करवाने जा रहा हूं। अगर आप दूर दराज हैं फिर भी आपको दुकानों पे नहीं मिलती तो आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर किताब को जो है बुक कीजिए, हम आपको किताब डाक द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। पीछे की किताबें जो हैं कुछ रिटर्न हो गई, लेकिन फिर भी हमने दोबारा तुरंत आज की आज रिपोस्ट की, क्योंकि हमारे लिए स्टूडेंट की प्रायोरिटी, स्टूडेंट की जो पढ़ाई है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा आज शाम को जो एक चीज चली है, वो जो अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को लेकर और रणनीति को लेकर जो कल थोड़ी सी अधिसूचना जारी हुई है, उसको लेकर कुछ एक दो संशय हैं जो अभी तक शायद किसी ने बताए नहीं है। तो और क्या तैयारी में बदलाव रहेगा, फर्क कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, उस सब पर आज शाम को हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए उस वक्त आप लाइव जरूर रहना। चलिए, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किस रासो ग्रंथ को कहा जाता है? स्वाभाविक, हमने एक बात की थी पहली क्लास में कि किसी गुलाब का जो विकास है वो स्वाभाविक रूप से होता है। तो यानी ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबू गुलाब राय थे। कौन थे? बाबू गुलाब राय ने कहा था कि पृथ्वीराज रासो जो है वो स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य है। क्या है? विकासशील महाकाव्य है, ध्यान रखना। इसी तरह से हमारे जो गौरसाद तौसी है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था 20वीं सदी का, मतलब ये एक ऐसा काव्य है जो क्या करता है, 20वीं मैंने गलत बोल गया, 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र, 12वीं सदी के भारतवर्ष का पूर्ण चित्र, 12वीं सदी के भारतवर्ष का
पूर्ण चित्र है। किसने कहा था? तौसी ने। और नरोत्तम स्वामी की बात बता देता हूं, नरोत्तम स्वामी, मुझे जो मैं आपको देखो 2 कल बताए, 2 अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता के आया, 2-3 यहां बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसान। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना कह दिया। ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया आपने? इसे मुक्तक बोला। ये मुक्तक काव्य है, ये एकमात्र मन में मुक्तक है ना, मुक्तक कहते थे हैं नरोत्तम स्वामी, मुक्तक। ठीक है, आगे आइए। अस्त्रीय जन्म काई दिदड़ महेश, पंक्तियां किस रासो ग्रंथ से है? तो बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और नेट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अस्त्रीय जन्म काई दिदड़ महेश, ये पंक्तियां बीसल देव रासो की है। बीसल देव रासो, जिसका समय नरपति नाल है, सॉरी, जिसका समय क्या, जिसके जो रचयिता हैं वो है नरपति नालय। ये एक अच्छा संकेत है, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, बीसल देव रासो एक ऐसी रचना है जिसके बारे में आपको बहुत सी चीजें नहीं पता है। बोला सर क्या नहीं? मैं अक्सर देखता हूं कि स्टूडेंट जो हैं अलग अलग किताबें लाते हैं और बोलते हैं सर बीसल देव रासो का समय आपने ये बताया है, फलाना जी सर ये बता रहे हैं, या फलानी किताब में ये लिखा है। इस तरह की जो चर्चाएं होती है, मैं आपको आज बीसल देव रासो नरपति नालय के समय बताता हूं। यहां पे आप यूं मान लीजिए, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको क्या याद करना है, लेकिन जो ये विवाद आता है कि बीसल देव रासो नरपति नालय ने कब लिखा था, इसका समय कौन सा माना जाना चाहिए, उसको लेकर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे इसके समय को लेकर जब सबसे पहली बातचीत चलती है, तो सबसे पहले इसका समय माना जाता है संवत 1150। आप मुझे बताओ 1150 ये संवत है? किसी भी किसकी आयु कितनी है, ये सबसे पहले कौन जानता है? उसकी मां, यानी माता प्रसाद। माता प्रसाद जो हैं, माता प्रसाद गुप्त, ये इनका समय क्या मानते हैं? 1150 मानते हैं। क्या मानते हैं? बीसल देव रासो का समय मानते हैं 1150 मानते हैं। संवत 1212, संवत 1212 ये कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल से जब पूछा गया कि इसका समय बताओ, तो उन्होंने बताया 1212। जबकि राम कुमार वर्मा जो है संवत 1058 बताते हैं। राम कुमार वर्मा इसका समय क्या बताते हैं? 1058। देखिए ये विवाद क्यों आता है, क्यों स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये देखा था हमने, वो देखा था, ये इसीलिए आता है। राम कुमार वर्मा 1058 बताते हैं। 1220 ये भी संवत है, मैं सारी संवत में बता रहा हूं, ठीक है ना। 1220 जो संवत माना है, 1220 संवत माना है मिश्र बंधुओं ने। उन्होंने कहा है कि इसका समय जो है वो, इसका समय 1220, जबकि 1272 संवत, 1272 संवत की अगर मैं बात करूं तो 1272 माना है, वो कौन है? साधु सीताराम नहीं, लाला सीताराम ने जो है इसका समय माना है 1272 में। और एक लास्ट समय शायद किसका रहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहता है। 16, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो यूं याद रख लो 16वीं 17वीं शताब्दी है उनका समय, ये है एचपीडी का। अब आप पूछोगे सर इन्होंने 16वीं 17वीं शताब्दी में क्यों दिया? देखो इन्होंने यूं दिया है कि 1550 से लेकर 1660 के बीच में ये समय है, ये एचपीडी ने माना है, ठीक है ना, ये एचपीडी ने माना है। तो अब इतने जब सन आते हैं तब दिक्कत आती है कि आखिर हम किसको माने। तो अब बात करो सर हमें क्या करना है, सर्वमान्य कौन सा माने? अरे जब रामचंद्र हो, शुक्ल हो यहां, तो फिर हमें जाना पड़ेगा कहां? हमें कहीं नहीं जाने पड़ेगा। 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ भाई। सुन रखा है ना? 1272 बदी बुधवारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ भाई, ये सुन रखी है ना पंक्ति? बस तो 1200। अब उस 72 को कुछ लोग 1272 विक्रम संवत मान लेते हैं, जैसे किसने माना है? लाला सीताराम ने बोला 1272 होगा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल तो 1212 ही मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के प्रथम संस्करण में कितने छंद थे? तो ये प्रश्न तो 2-3 बार आ चुका है, तो अब तो ये गलत नहीं करोगे आप। प्रथम संस्करण का पूछ रहा है, किसका? प्रथम जो है उसमें कितने छंद थे? 16,306 छंद थे। 16,306 छंद थे। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना? ओहो, ये तो क्वेश्चन अभी हमने व्याख्या कर ली। बोला सर ये तो बिल्कुल आपने बता दिया कि ये तो मुक्तक काव्य माना है। 54 में क्या माना है?
मुक्तक काव्य माना है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं जो ये क्या है, पृथ्वीराज असो किस प्रकार काव्य माना है, मुक्तक काव्य माना है। लेकिन यहाँ पे शायद हाँ ये रहा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 1300, ये जो है ये सबसे लघुत्तम माना जाता है। आप जानते हैं ना, ये सबसे लघुत्तम माना जाता है और इसमें कोई अध्याय नहीं है, इसमें अध्याय नहीं है, इसमें अध्याय नहीं है, याद रखना इस बात को। और इसे खोजा किसने था ये आपको मैं आज इस क्लास में बता रहा हूं, अगरचंद नाहटा ने खोजा था, अगरचंद नाहटा ने खोजा था, इसे अगरचंद नाहटा ने खोजा था। और जो है दशरथ शर्मा, इसे दशरथ शर्मा जो है इसे ही मूल रासो मानते हैं, इसे ही मूल रासो मानते हैं। समझ गए बात आप, इसे ही मूल रासो मानते हैं। 54 नंबर हो गया। 55 नंबर, डॉक्टर वूलर, पृथ्वीराज विजय डॉक्टर वूलर को कहां से प्राप्त हुआ था? डॉक्टर वूलर जो पृथ्वीराज रासो को एक बहुत अच्छा ग्रंथ मानते थे, कश्मीर यात्रा जाते हैं, कश्मीर यात्रा के दौरान पहले मोबाइल नहीं था, तो कश्मीर यात्रा या कहीं पर भी यात्रा करने जाते थे तो लोग लाइब्रेरी जरूर देखते थे। तो डॉक्टर वूलर भी कश्मीर की लाइब्रेरी में आनंद लेने के लिए चले गए, बोला सोचा किताबों के साथ समय बिताया जाए। वहां उन्हें एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, जो कि लिखा था जयानक ने, जयानक द्वारा। इस ग्रंथ को जब पृथ्वीराज विजय को जब डॉक्टर वूलर पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे, इस ग्रंथ को पढ़ने पर तो पता चलता है कि पृथ्वीराज रासो तो बिल्कुल अप्रामाणिक है। यानी सर्वप्रथम, अगर बात आ गई है सर्वप्रथम अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, मानने वाले विद्वान जो हैं वो वूलर हैं। कौन है? डॉक्टर वूलर। डॉक्टर वूलर ने ही जो है सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को क्या माना था? अप्रामाणिक माना था। ठीक है, काम आगे बात, चलिए आगे चलते हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ गया कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो चलिए बताइए, मूंज, विद्यापति, अब्दुल हसन या चंद्र बरदाई? तो देखिए, चंद्र बरदाई को तो महाकवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे, तो अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, जिसका एक नाम किताबों में हम पढ़ते हैं अद्दहमाण, अद्दहमाण जिसकी रचना है आप जानते हैं क्या है? संदेश रासक, संदेश रासक। इसी संदेश रासक को क्या कहा जाता है? सन्नेह रासक। क्या कहा जाता है? इसी रचना का नाम है सन्नेह रासक। बात करते हैं हम मूंज या भोज, इसको प्रथम कवि मानने वाले कौन हैं? ARC हैं। बोला कि ARC जो हैं इसको। विद्यापति को प्रथम कवि मानने वाले कौन है भाई? बच्चन सिंह है। वो बोलते हैं कि बच्चन सिंह बोलते हैं कि ये प्रथम कवि हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर प्रथम कवि, ठीक है बस, और तो क्या है, बाकी तो हम सब पढ़ चुके हैं, सालिभद्र सूरी वगैरह सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, हाँ बाकी अभी जो अगली PPT है, अगली क्लास में एक क्वेश्चन और है जिसमें डॉक्टर नागेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, सालिभद्र सूरी आपको सारे के सारे बताएंगे। चंद्र बरदाई को हिंदी का आप जानते हैं, हिंदी का प्रथम क्या माना है? महाकवि माना है। क्या माना है? प्रथम महाकवि माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, 56 नंबर हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में से कृति और कृति है ना, मतलब लेखक मान लो, कृति और लेखक की दृष्टि से असुमेलित कीजिए। तो इनमें से कौन सी रचना जो है असुमेलित है या फिर कौन सा जोड़ा गलत है? बताओ। भक्त नामावली ध्रुवदास की है या नहीं है? कवि नामावली सूदन की है या नहीं है? भक्तमाल नाभादास की है या नहीं है? कवित रत्नाकर महेश दत्त की है या नहीं है? तो बताएं, देखें। बता दिया? ओके, बिल्कुल, आप में से सबने उत्तर दे दिया होगा कवित रत्नाकर। लेकिन यही बात नहीं बनती, बात यहां बनेगी। सबसे पहले कमेंट अगर कोई करेगा, चाय जिसके उग गई हो उसको पता चले कि कवित रत्नाकर महेश दत्त की तो नहीं है, तो फिर है किसकी? तो जो बता दे वही आनंद। माता दीन मिश्र की। किसकी है ये? माता दीन मिश्र की रचना है। किसकी है? कवित रत्नाकर। किसी के दिमाग में सेनापति तो नहीं आया? आया है तो गलत कर देना, हम आदिकाल पढ़ रहे हैं, रीतिकाल नहीं पढ़ रहे। माता दीन मिश्र की रचना है। ठीक है ना? हाँ, आगे चलते हैं।
मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जब मॉडर्न हिंदी लिटरेचर की बात करेंगे हम, जब हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी पढ़ते हैं। आप जानते होंगे कि वो किसका है, कृष्ण शंकर शुक्ल, गौरी शंकर द्विवेदी, राहुल सक्सेना, इंद्रनाथ मदान। बिल्कुल आपके अगर दिमाग में उत्तर आ गया है इंद्रनाथ मदान, तो मदान तो मॉडर्न है, मदान तो मॉडर्न है। मदान जानते हैं ना, मदान भी कास्ट होती है, इंद्रनाथ मदान, ठीक है, इंद्रनाथ मदान का है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। उसके बाद है, निम्न में से किस पुस्तक के लिए आचार्य शुक्ल ने यह कहा कि बड़ा वृत्त संग्रह है, बड़ा वृत्त संग्रह है? बताओ देखिए वो कौन सा है बड़ा वृत्त संग्रह। तो देखिए अब में से इस्तवार द ललितृत्व इंदु हिंदुस्तानी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह, सरोज, या फिर मिश्र बंधु। तो बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है। देखिए इस्तवार द ललितृत्व इंदु हिंदुस्तानी ये ग्रंथ है। तो आप जानते हैं इसे इन्होंने वृत्त संग्रह कहा था। क्या कहा था कि भाई ये तो क्या है, वृत्त संग्रह है। ठीक ऐसे ही जो गारसा दत्ता सी 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 शिव सिंह सेंगर, इसे भी इन्होंने क्या कहा था, वृत्त संग्रह कहकर पुकारा था। और जो मिश्र बंधु हैं, इस ग्रंथ को उन्होंने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था, बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था, बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था। और इसे इन्होंने बड़ा वृत्त संग्रह कहा, क्या कहा था, बड़ा वृत्त संग्रह कहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये पूछ रहा है बड़ा वृत्त संग्रह इसी को कहा था। इन दोनों को केवल वृत्त संग्रह कहा था और इसे बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा था। मैं आपको बता दूं सारे प्रश्न मौलिक हैं, मौलिक हैं, मौलिक हैं। 2 4 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से पीछे के एग्जामों के आए हुए दिमाग में रहते हैं तो वो जरूर ऐड किए हैं, लेकिन मौलिक प्रश्नों के आधार पर ऐसी क्लासेस तैयार की, ऐसा कोर्स तैयार किया कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूरा का पूरा कोर्स निःशुल्क, और उधर शाम को जो रात को क्लास होती है उसमें हम थ्योरिकल पूरा कोर्स करेंगे। तो उधर थ्योरिकल, इधर ऑब्जेक्टिव। देखते हैं इस बार 1000 सिलेक्शन कहां जाते हैं। अब आप कहीं पर भी ऑफलाइन पढ़ते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिलेक्शन में इन क्लासेस का आपको योगदान नजर आए 2 4 5 10 क्लासेस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर जरूर करवाएं। ठीक है, चलिए आप, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल, तो इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपने इसका उत्तर दिया होगा कि इसका उत्तर है मिश्र बंधु, इसका उत्तर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भाग में लिखा गया था, जिनमें से 3 भाग 1913 के थे, जिसमें से चौथा भाग जो था वो 1934 में लिखा गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन, इसका जो प्रकाशक हैं वो हैं हिंदी ग्रंथ प्रसारक, हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली, हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली। और एक खास बात और बता देता हूं इनके बारे में कि कवियों के नाम पर, कवियों के नाम पर काल विभाजन करने वाले, कवियों के नाम पर काल विभाजन करने वाले कवि, ये वो कवि हैं, ये मिश्र बंधु जो हैं उनमें शामिल है, उन इतिहासकारों में है, बल्कि ये एकमात्र ही कहे जा सकते हैं जिन्होंने कवियों के नाम पर ही क्या कर दिया, काल विभाजन। इस तरह की जानकारियां जो है ना, अगर चंद नाहटा वाली, कवियों के नाम पर काल विभाजन करने वाले जो कवि, इस तरह की जानकारी आपको हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन पुस्तक में मिलेगी और शानदार तरीके से आपका जो है बेस तैयार करेगी। संक्षिप्त शॉर्ट में फटाफट रिवीजन वाली जो किताब है वो एक ऐसी तैयार की है, और उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो दबा के लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर नाइट में तो मिलेंगे हम, आज हम चर्चा करेंगे वो जो अधिसूचना पर और आगे की रणनीति पर, कुछ और नई चीजें सिलेबस को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेंगे, और फिर हम कल सुबह इसी वक्त चाय बिस्किट के साथ मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुप्रभात। दिन आपका दिन मंगलमय हो। शाम को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।